किसानों के कहीं खिलाफ बिल है या उनको कहीं कहीं तरीके से विपक्ष द्वारा बरगलाया जा रहा है? देखिए, मैं बहुत आदर सम्मान के साथ में कहना चाहता हूं, जी ये जो बिल पास हुआ है वो किसानों के समर्थन में पास हुआ है। ये जो बिल पास हुआ है वो उपभोक्ताओं के समर्थन में पास हुआ है। जी ये अगर बिल किसी के असमर्थन में पास हुआ है तो कांग्रेस और जो विपक्षी दल के लोग हैं उनके विरोध में यह पास हुआ है, ऐसा मैं जी कहूंगा कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, ये बिल क्या करता है, आप इन दिनों में जो वीडियो कैसेट कपिल सिब्बल साहब का घूम रहा है, जी वीडियो कैसेट राहुल गांधी जी का घूम रहा है, वीडियो जी कैसेट और भी बहुत सारे लोगों का घूम रहा है। ये जी जी सारे लोगों ने ये बिल पास होने के पहले, या तो मैं कहूंगा कि चुनाव के पहले भाषण किया हुआ सारा मुद्दा है। तोमर साहब ने ये बिल पास होते समय पार्लियामेंट में ऑन दी फ्लोर ये पढ़कर बताया, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र इस प्रकार से हाथ में लेकर बताया, जिस जी जी घोषणा जी पत्र में 2009 और 2014 में इन्होंने देश के लोगों को वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो ये इस तरह का बिल लाएंगे जो मंडी में किसानों को जाना पड़ता है, मंडी में जाना नहीं पड़ेगा, टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा, इस प्रकार का इन्होंने वादा किया था। और वही सारे वादों को लेकर मोदी जी ने एक अच्छा बिल, तोमर साहब ने एक अच्छा बिल बनाकर पार्लियामेंट में उसको पेश किया। पार्लियामेंट में सारे लोगों ने बातें की और बात करने के बाद में पता नहीं इनको क्या हो गया, अब ये छटपटा रहे हैं, इनके पैर के नीचे की जमीन खसते जा रही है, इनको अपने पॉलिटिकल भविष्य में अंधकार दिखाई दे रहा है, इसलिए ये किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिल, आपकी जानकारी के लिए, जिनको ये बिल के मुताबिक नहीं चलना है तो जूने बिल के हिसाब से वो चल सकते हैं। जूने बिल के हिसाब से, जूना जो कायदा है उसके हिसाब से खेतीबाड़ी कर सकते हैं, वो मंडी में जा सकते हैं, मंडी का टैक्स दे सकते हैं। मंडी के जो दलाल लोग हैं वो जिस तरह से हैरान परेशान किसानों को करते हैं, उनको अगर हैरान परेशान होना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को ज्यादा पैसा कमाना है, आसानी से पैसा कमाना है, मेहनत का उनको पूरा पैसा अगर मिलना है तो उनके लिए ये बिल अच्छा है। ये बिल क्या कहता है, ये बिल ये कहता है कि महाराष्ट्र का किसान, जैसे गुजरात में कापूस का भाव आज भी महाराष्ट्र या तो अन्य राज्यों से ज्यादा मिलता है, जी जी वैसे जी किसानों को अगर समझो अड़ोस पड़ोस के राज्य में कहीं पर भी ज्यादा भाव मिलता है तो वहां पर वो बेच सकता है, उसको बेचने की पूरी छूट है और वो जी अच्छा पैसा कमा सकता है। अब ये बिल्कुल सारे किसानों के हित में करने के बाद मुझे समझ में नहीं आता है कि पंजाब के लोगों ने पहले दिन से उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद में उन्होंने कहा कि ये बिल को हम मानेंगे नहीं, हम अपने राज्य में अलग बिल पास करेंगे। उन्होंने बिल भी पास कर लिया। जी आपके किसानों को, जो भी राज्य सरकारें चलाती है किसी भी पार्टी की हो, अगर उनके ये बिल किसानों के हित में नहीं है तो किसानों के हित वाला बिल वो पास कर सकते हैं, जो जी भाव जी उनको जी देना वो दे सकते हैं। आपको किसने रोका? जी आपको किसी ने रोका नहीं है। तो जी आप जी ये जी इस तरह से इतने सारे किसानों को ये ठंडी के दिनों में, जब कोरोना महामारी जैसा बीमारी ने पूरे दुनिया पेट में लिया है, सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं, ऐसे समय पे इतने बड़े पैमानों को किसानों को रास्ते पर उतारना, किसानों के जीवन के साथ में खिलवाड़ करना, ये कितना उचित है? ये तो जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन सारे लोगों ने इसका आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि लोकशाही वाले देश में सरकार अगर कोई रूलिंग पार्टी अगर कुछ करती है तो आपको उसके आगे जाने का, बात करने का, और ज्यादा किसानों को मिलना चाहिए, ये सारी बातें करने का आपको पूरा अधिकार है। वो आप बात कर सकते हो। आपके दिमाग में कोई ऐसा अभिनव कल्पना है, कोई ऐसी बात है जिससे सरकार का भी फायदा हो, देश का भी फायदा हो, किसानों का भी फायदा हो, तो आप बातचीत कर सकते हो। बातचीत करने के लिए, बातचीत करने के लिए भी आते नहीं है, आपको बातचीत भी करना नहीं है। यानी मेरे समझ में नहीं आता है कि ये किस प्रकार का खेल कांग्रेस और उनको समर्थन करने वाले लोग करते हैं। मैं हैरान परेशान इसलिए भी हूं कि देश के बुद्धिजीवी कहाँ चले गए,
महाराष्ट्र में साहित्यिकों ने उनको समर्थन दिया है। साहित्यक जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने उनको समर्थन दिया है। मैं ऐसे साहित्यों को से पूछना चाहता हूं कि आपने बिल पढ़ा है क्या? वो बिल में क्या है, इसकी जानकारी आपको है क्या? या तो आप साहित्यिक हो, आप बुद्धिमान हो, आपका हम सम्मान करते हैं, पूरा देश और दुनिया साहित्यिकों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कुछ नॉलेज शेयर करना चाहिए, उन्होंने बताना चाहिए कि भाई इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो फिर ये स्वामीनाथन साहब को कमीशन उनकी गठन करने की आवश्यकता ही क्या था? मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में अगर कोई भी मुद्दा है तो ये साहित्यिकों को देना चाहिए, इनके पास से मार्गदर्शन लेना चाहिए और देश को चलाना चाहिए। ये क्या मजाक कर रहे हैं ऐसे सारे लोग? ये समझ में नहीं आ रहा है। किसानों के जीवन में अन्नदाता का कहीं न कहीं अन्नदाता का नाम दे करके देश को बताया जा रहा है कि अन्नदाता के साथ अन्याय हो रहा है। अगर एक किसानों के हित में बिल है सेठी साहब, तो आखिर किसान को इतने बड़े तादाद पे सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों आ पड़ी? और मोर्चा आखिर पंजाब से ही क्यों शुरू हुआ, जहां पे कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस कहती है कि कोई भी बिल पास हो तो सदन में बहस होना चाहिए। बहस के समय कांग्रेस के लोग बहिष्कार कर देते हैं। मैं आपके टीवी के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि आपका दिमाग अभी कैसे चलने लग गया? आपका दिमाग इतना आजादी के 70 साल तक क्यों नहीं चले? ज्यादा से ज्यादा साल आप लोगों ने राज किया, राज्य में आप राज करते हो, केंद्र में आपने राज किया, तो आपके दिमाग में किसानों के हित में क्या करना चाहिए ये बात क्यों समझ में नहीं आई? अभी क्यों आप जाग गए? अगर आप जाग गए, चलो मैं और एक उनको चांस देना चाहता हूं, आप देश के लोगों के सामने माफी मांगिए उनसे कि आपका जीवन हमने 70 साल बर्बाद किया, ये हमारे पास अभिनव कल्पना था, ये हमारे पास अभिनव आइडिया है किसानों को आगे ले जाने का, आप लाइए मार्केट में, आपकी क्या सोच है, आपके पास क्या आइडिया है, आपके पास कौन सा एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी है जिससे किसानों का और भला होगा। हम चाहते हैं ना किसानों का भला होगा। देखिए कोई भी सरकार हो, वो सरकार देश के नगरजनों का भला करने के लिए काम करती है। मैं मान रहा हूं कि मेरे पास ऐसी कोई बुद्धि नहीं है, लेकिन आपके पास बुद्धि है तो आप मुझे दीजिए, आप शेयर करेंगे और आगे ले जाएंगे। ये कौन सा तरीका हो गया? मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, पंजाब की सरकार ने कहा कि हम इस कायदे को नहीं मानेंगे। चलो ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र की सभी बातों को आपने मानना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं। आपका सरकार है, आपने कहा कि हम नया कायदा बनाएंगे, आपने नया कायदा भी बनाया। तो नया कायदा में ये था क्या कि आप सारे किसानों को लेकर उनको गुमराह करके दिल्ली सरकार के ऊपर दबाव लाएंगे? क्या ये बिल आपने पास किया पंजाब के असेंबली में? देश की जनता जानना चाहती है, देश की जनता ये जानना चाहती है आपने कौन सा बिल पास किया। आपने अगर बिल पास किया है तो सारे कांग्रेस के जितने भी सरकारें हैं देश में, उनको सारे लोगों को ये कहो कि आप इंप्लीमेंट करो। साहब ये नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता है। एमएसपी के बारे में बात कहा तो एमएसपी के बारे में सरकार ने पार्लियामेंट में आकर दूसरे दिन कहा, एमएसपी डिक्लेयर किया और ये कहा कि हम एमएसपी अब वो लिखित में अगर चाहते हैं तो सरकार क्यों नहीं देती? अब वो चाहते हैं कि लिखित में मुझे आश्वासन दिया जाए कि बंद नहीं होगा, तो सरकार को देने में क्या आपत्ति है? नहीं समझ में नहीं आया। जो एमएसपी को लेकर के सरकार आंदोलन चल रहा है किसानों का, कि यह आगे एमएसपी को लेकर सरकार बंद न करे। जी हाँ, अरे जब बंद करेगी ऐसा आपको सपने में आएगा तो कैसे चलेगा? देश चलता है क्या? सरकार ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कहा कि एमएसपी हम बंद नहीं करेंगे, एमएसपी जैसा है वैसे रहेगा। अब ये फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में कहा है, बंद तो किया नहीं है, किसी एक राज्य में किया, बंद हुआ नहीं। लेकिन किसान संगठन अगर चाहते हैं कि सरकार हमको लिखित तौर पे दे दे, तो सरकार को इस तरीके से लिखित तौर पे देने में क्या आपत्ति है अगर आंदोलन वहीं पे खत्म हो जाए तो? नहीं देखिए, इसके बारे में तो नरेंद्र मोदी जी है, तोमर जी है, अमित शाह जी है, पार्टी के बड़े नेता सब मिलकर वो निर्णय करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल कोई भी उठकर कोई भी आंदोलन करे और वो कहे कि हमको ये लिख कर दो, तो सरकार ने यही काम करते हुए बैठने का। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने पूछा, हाँ सरकार है, आप जाइए ना कोर्ट में, कहिए जाइए, आप कोर्ट में जाइए। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो आप, सरकार ने कुछ अन्याय किया है तो आप कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट से ऑर्डर लाइए।
जी, वोट के तो हर बात को सरकार मानती है बिल्कुल, और बिल्कुल, मानना भी बिल्कुल। चाहिए। तो जी, ये कौन सा तरीका हो गया इस तरह से रोड ब्लॉक करना, लोगों को हैरान करना, लोगों को परेशान करना, लोगों के जीवन में बदलाव आए, लोगों के जीवन में सुधार आए, इसलिए हम सब लोग राजनीति में भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं। तो ये जी, मेरे समझ के बाहर की बात है। हर मुद्दे में कोई ना कोई समझो एक समाज को, एक तबके के लोगों को थोड़ा ज्यादा लाभ होता है, थोड़ा कम लाभ होता है, ये सारा होते रहता है डेमोक्रेसी में। अलग राज्य जी, है, ये हमारा जो सिस्टम है। लेकिन ये जो बिल पास हुआ है किसानों के हित में, इसमें पूरे देश के सभी राज्य के लोगों को इसमें इससे भला होने वाला है, इससे भला होने जी, वाला है। जी, तो जी, फिर ये आंदोलन का क्या, उसका मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आता कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आपकी डिमांड क्या है, ये समझ में जी। ही नहीं आ रहा। मत अगर सेठी एमएसपी साहब आपको आपका बढ़ाकर तो मान सेठी लीजिए साहब आपका कि जी, मैं बात को आगे बढ़ाऊं। आपका ये मानना है कि कांग्रेस इस किसान मोर्चे पे किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति क्या उल्लू सीधा करना चाहती है, राजनीति की रोटियां सेकना चाहती है। कांग्रेस ने पूरा जीवन भर किसी ना किसी के कंधे पे बंदूक रखकर अपने पॉलिटिकल पार्टी को चलाने का काम किया है। अपने चेले जी, चपाटियों का जीवन बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस जी, के लिए एक नई बात नहीं है। मैं तो अन्य जो राजनीतिक पार्टी विपक्ष के लोग हैं उनका अभिनंदन करूंगा कि अभी तक जी, बाकी किसी ने इस प्रकार की मस्ती में कहूंगा इसको इसको जी, इसको शरारत कहना पड़ेगा, जी, किया जी, नहीं है। जी, ये कांग्रेस ही कर जी, रही है। ये कांग्रेस ने किसानों का, पूरे देश के सर्वसामान्य लोगों का जीवन बर्बाद किया आजादी के 70 साल में। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति आए हैं जो बदलाव ला रहे, बदलाव कर रहे हैं। 6 साल में बहुत सारा बदलाव किया जिसको इस देश के लोगों ने नहीं, इस देश के लोगों ने तो वोट के माध्यम से माना ही है, लेकिन पूरे दुनिया के लोगों ने माना है। और जब दुनिया सारी जो बात को मानती नहीं है, वो मानती है, वो बात को कांग्रेस मानती नहीं है, तो कांग्रेस के अक्ल का दीवारा निकल गया ऐसा समझ के हम लोगों ने अपना काम करना चाहिए। ये कांग्रेस का नाम लेना भी आपके दिन को अशुभ करने जैसी बात है, ऐसा मैं कहूंगा। क्या बात है। मैं कभी पॉलिटिकल टिप्पणी आपको पता है मैं करता जी, नहीं हूँ, मैं करता जी, नहीं हूँ। लेकिन ये जो जी, देखकर मैं हैरान हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने मैं, मेरा एक स्वभाव है कि जो भी बिल पार्लियामेंट में आता है तो मैं पूरा बैठकर उसको सुनता हूँ, लोगों की बातों बातों को सुनता हूँ, और ये मेरा स्वभाव है। ये बिल इतना अच्छा बिल है, इतना बढ़िया बिल है। देखिए सुधारा हो सकता है इसमें और भी। 5 साल के बाद में, 2 साल के बाद में देश में बहुत अच्छा बदलाव आया तो इसमें और सुधारा हो सकता है। लेकिन मार्केट को ओपन कर दिया साहब, मार्केट को ओपन कर दिया। कितना दुर्भाग्य था हमारा देश का कि चाइना का माल अपने देश में आकर बिक रहा था। ठीक है, बहुत जी, बड़ी बात कर रहा हूं। चाइना का माल अपने देश में आकर बिक रहा था, लेकिन हमारा देश का जो किसान जो पैदावार करता है उसको वायु के बगल में के राज्य में वो बेच नहीं सकता है। बगल के राज्य में तो छोड़िए, उसी राज्य में वो बेच नहीं सकता है। जब तक वो मंडी में जाकर दलालों के आत्मा को शांति नहीं करता है तब तक वो जी, अपने जी, राज्य में भी माल बेच नहीं सकता था। देश के जी, 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 प्रधानमंत्री ने ऐसा कानून बनाया कि आपको जो ज्यादा भाव दे वो आप बेच सकते हो। ये देश के जी, प्रधानमंत्री ने कानून बनाया। इनको पता है कांग्रेस के लोगों को कि ये कानून बनने के 1 साल के अंदर किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव जी, आएगा। इनको इस बात की भी गारंटी हो गई है कि अगले चुनाव में ढूंढ कर भी इनको चुनाव में खड़े करने के लिए कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। ये इसके लिए ये सारा जी, ये कर रहे हैं, जी। इसके लिए कर रहे कश्मीर हैं। कश्मीर का मुद्दा उदाहरण है। 370 हटा देंगे हाँ तो जी, आग लग जाएगी, नहीं लगी। अयोध्या मंदिर के ऊपर आग लग जाएगी, नहीं लगी। आपने नागरिक संशोधन बिल लाया, उसके ऊपर भी आंदोलन शुरू हुआ। मतलब आपके हर निर्णय का विरोध करना, क्या ये यही सिर्फ कांग्रेस पार्टी का काम रह गया है? कांग्रेस पार्टी आखिर ऐसा क्यों करती है? कांग्रेस पार्टी एक जादूगर है, जादूगर। जी, मैं ऐसा कहूंगा कि जादूगर है। जी, आपने गुलाम नबी आजाद साहब के भाई ने कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश होते समय उसने क्या कहा? जो भाषण भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग 1990 से लेकर आज तक, या तो 1990 के पहले जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में काम किया, वो यही कहते थे कि बाबर एक लुटेरा था, जी, बाबर कोई मुसलमानों का देवता नहीं था। तो जी, लुटेरे ने आकर यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया।
और सभी अभी सारे लोग कहते थे, अभी परसों गुलाम नबी आजाद साहब के भाई ने भी कहा कि जहां पर डिस्प्यूटेड जगह है वहां पर कुरान पढ़ी नहीं जाती है, वहां पर कुरान बिल्कुल। पढ़ी नहीं जाती है। और बाबर तो जी कोई इनका इनका देवता नहीं था, बाबर तो एक जी लुटेरा था। ये हम लोग जी 40 साल से कह रहे हैं, वही बात अभी उन्होंने परसों कह दी। डिट्टो सही बात सेम है। टू सेम कार्बन कॉपी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे वो उन्होंने कही। मैं उनका स्वागत करूंगा, देर से बिल्कुल क्यों ना हो, लेकिन सारी बातें उन्होंने बताई कि हमारा इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है, ये झगड़ा तो कांग्रेस जी ने लगा खड़ा करके रख दिया। जी जी मुसलमानों का प्रॉब्लम है किधर कहां था। मैं आपको याद दिलाऊं वापस फिर एक बार, अटल जी ने जी जो फॉर्मूला अभी गया वही फॉर्मूला सेम टू सेम तो कितने साल के पैसे पहले दिए थे कि मंदिर भी जी बनाओ मस्जिद भी बनाओ, मंदिर बनाने में जी मुसलमानों ने मदद करे, मस्जिद बनाने में हिंदू समर्थन करेंगे, भाईचारा जी के जाते मिलकर रहेंगे। इससे अच्छा फॉर्मूला क्या हो सकता है साहब। बिल्कुल और बिल्कुल इतना बिल्कुल लंबा प्रोसेस, इतना सब कोर्ट कचहरी करने के बाद में नतीजा तो वही हो गया, वही हुआ। निर्णय तो वही आया, बिल्कुल निर्णय तो वही हुआ। लेकिन देश का इतना साल बिगाड़ा आप लोगों ने, बिगाड़ा गया। बिल्कुल देश बिल्कुल। का इतना साल आपने बिगाड़ा। कई लोगों की शहादत भी हुई उस पे कई लोग मारे भी गए। कई लोगों की सादे गई, जाने गई लोगों के, अरबों खरबों जी का संपत्ति का नाश हुआ, जी डेवलपमेंट रुक गया, विकास रुक गया। दो और अंत में दशक हुआ तो वही। इतना जोर शोर से। हाँ जी, और अंत में हुआ वही जो होना चाहिए था 70 साल पहले। वही तो मैं कह रहा हूं। और मैं सारी बातों को फिर एक बार गिना कर देना चाहूंगा। राम मंदिर जी का दरवाजा किसी ने खोला? मैंने कहा जी था राहुल गांधी ने कम से कम कोई भी बच्चा है तो अपने पिताजी की एक इच्छा को पूरा करता है। तो मैंने राहुल जी को कहा था कि कम से कम राजीव गांधी जी ने मंदिर का ताला खोला था तो बाप का एक इच्छा तो उसने पूरा करना चाहिए, पिताजी का एक इच्छा तो पूरा बिल्कुल। करना चाहिए था। राजीव गांधी जी जी की इच्छा थी कि राम मंदिर का दरवाजा खुले, लोग भगवान राम का पूजा करें, ये राजीव गांधी की इच्छा थी। बिल्कुल। दरवाजा खोलने का काम तो कोई विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोगों ने जाकर खोला नहीं था ना, वो तो जी 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 राजीव गांधी जी ने खोला था। जी तो ये कांग्रेस को क्या हो गया ये समझ में नहीं आ रहा है। जी साहब, ये बात बताइए, अभी अभी महाराष्ट्र में आपके मित्र दल ने, शिवसेना ने छोड़ करके कांग्रेस से हाथ मिला करके सरकार बनाई है महाराष्ट्र में। 1 साल पूरा किया है। किसानों के लिए उनका दावा है, बहुत कुछ किया है। महाराष्ट्र में आप 1 साल इस सरकार को किस रूप में देखते हैं? थोड़ी सी छोटी सी प्रतिक्रिया चाहेंगे साहब आपकी। किसानों के लिए सरकार ने क्या किया? किसानों के लिए ये सरकार ने क्या किया है ये मुझसे पूछने के अलावा आप अगर शिवसेना के लोगों को पूछेंगे तो अच्छा होगा। शिवसेना के लोगों को अगर पूछना है तो मैं आपको मुद्दा देना चाहूंगा। जब इनकी सरकार बनी नहीं थी, देवेंद्र फडणवीस ने जो घोषणा किया था, जो बारिश अनपेक्षित बारिश हुआ और लोगों का फसल खराब हुआ, तो जो पैसे डिक्लेयर किए थे वो पैसा कम है ये कहकर एकनाथ शिंदे साहब ने दौरा शुरू कर दिया था, दौरा शुरू जी किया था। जी हाँ, क्योंकि रिजल्ट जिस प्रकार का आया था, ये तीनों मिलकर सरकार बनाएंगे वो शायद एकनाथ शिंदे को भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। उनको तो इस बात की गारंटी थी कि सरकार तो बीजेपी की बनने वाली है, तो बीजेपी के बनने के बाद में मस्ती तो करना है, तो मस्ती करना उन्होंने प्रारंभ किया। लेकिन सरकार इन तीनों की बन गई। अब वो तीनों के बनने के बाद में जो आपने 1 महीने के पहले डिमांड किया था वो तो कम से कम किसानों को देना था, पूरा वो कर भी देना इन्होंने दिया चाहिए। नहीं, वो भी इन्होंने दिया नहीं, वो भी जी इन्होंने दिया नहीं। बाकी पूरे साल भर में क्या किया क्या नहीं किया, मेट्रो का काम पूरा का पूरा रोक दिया, इलेक्ट्रिक का बिल 1.5 गुना आ गया, उसका कोई रास्ता आप निकाल नहीं रहे हो, डेवलपमेंट का सारा काम रुक गया है, रोजगार की बात करते कोरोना तो के कोई वजह, नया। ये तो कोरोना के चलते रुका साहब ना, ये तो कोरोना की मैंने वजह से मान रुका लिया ना, सरकार तो यही कोरोना के बताती है। चलते, देखिए कोरोना के चलते रुक गया, मैं मानता हूं पूरे देश भर में रुक गया, लेकिन कोरोना का तो देश के प्रधानमंत्री ने तो बहुत लॉक शुरू कर दिया। अब बाकी राज्य सरकारों का जवाबदारी था उसको कैसे खोलना करके, लेकिन आपने इसको 6-7 महीने तक चला लिया। चलो ठीक है, उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि जो सत्ता पे होता है वो अपने दिमाग से पूरा उसको नॉलेज होता है, वो करता है, तो कभी सही भी होता है कभी गलत भी होता है, उसके बारे में हम ना जाए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हुई है, उसमें भी सबसे ज्यादा मुंबई शहर में मौतें मुंबई में हुई हुई। है। हम जी भुक्तभोगी लोग हैं यहाँ पर, भले किसी और के घर में मौत हुई लेकिन उसका सदमा तो हम तक पहुंचा है।
लेकिन उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन साहब, आपने एक साल में क्या किया? तो ये जो रिजल्ट आया है कल से, हमारी हार हुई है। हार तो होगी ना साहब। एक व्यक्ति 3 आदमी के साथ में मारामारी करेगा तो उसका तो हार होना ही है। एक जगह पे 3 लोग हैं और दूसरी जगह पे एक अकेला लड़ रहा है, तो उसका तो हार होना ही है। पॉलिटिकल कैलकुलेशन को छोड़ दीजिए, आप कोई भी कैलकुलेशन करिए, तो आपका हार तो होना ही है। अब मैं और आप डिबेट कर रहे हो दोनों, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप स्टूडियो में और 2 लोगों को लाके बताइए, तो फिर उधर तो सब डिस्कशन जैसे अन्य टीवी के चैनल पर होता है वही होना है। तो एक के सामने 3 आदमी लड़ेगा तो अकेले को तो हारना ही है उसको। जी, इसका विश्लेषण होगा। अभी पार्टी को तो नहीं। मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। मुझे दुख इस बात का है कि जो बाला साहब ठाकरे साहब का शिवसेना था, जिस शिवसेना के साथ में हम लोगों ने 25 साल मिलकर काम किया, एक प्रेम का नाता बन गया, क्योंकि हिंदुत्व हमारी आत्मा थी, भारतीय जनता पार्टी की भी और शिवसैनिकों की भी। उसको आपने एक ऐसे कांग्रेस के साथ में जोड़ दिया। नतीजा देख लो, आज ये 6 चुनाव की अगर मैं बात करूं तो शिवसेना का एक भी सीट नहीं आया। इनका सपोर्ट लेकर राष्ट्रवादी और कांग्रेस वाले जीत गए। आने वाले दिनों में यही इनका होने वाला है। विधान परिषद से शिवसेना का पूरा सफाया हो गया। कांग्रेस के 2 आ गए, एनसीपी के 2 आ गए, बीजेपी के 1 आ गए। मैं वही तो बता रहा हूं कि जो बाला साहब ठाकरे जी ने, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो लाल कृष्ण अडवाणी जी ने सपना देखा था, ये कांग्रेस नाम की पार्टी है, इसको खत्म करो, ये देश के लिए घातक है। उस पार्टी को खत्म करते 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 आए थे। उस पार्टी को वापस जिंदा करने का काम उद्धव जी और उनके सभी साथी लोग कर रहे हैं। आपका अगर 3 अगर जीत के आता तो भी हमको थोड़ा समझ, चलो शिवसेना का तो जीत गया, हमारे भाई है। लेकिन आज दुख होता है जब राष्ट्रवादी और कांग्रेस के जीत गए, आपका एक भी जीत नहीं पाया। और ये संकेत है शिवसेना के लिए, ये शिवसेना के लिए संकेत है आने वाले दिनों में। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो अपने बलबूते पे खड़े नहीं हो पाते थे, ये कांग्रेस का सपोर्ट लेकर ये खड़े होंगे। और फिर क्या होगा आने वाले दिनों में, ये तो मैंने कोई कहने की आवश्यकता नहीं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी मन की जो बात थी वो मैंने कही। सब एक बात, उर्मिला मातोंडकर आपके विरोध में चुनाव लड़ी थी, वो कांग्रेस छोड़ के शिवसेना में गए। कई ऐसे नेता कांग्रेस छोड़ के शिवसेना में गए। शिवसेना को लगता है कि हम कांग्रेस को तोड़ के शिवसेना को बढ़ा रहे हैं, और जबकि विधान परिषद में शिवसेना की सीट का सफाया हो रहा है। उर्मिला मातोंडकर का शिवसेना में जाना आप किस पक्ष में देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? आपके सामने चुनाव लड़ी थी। देखिए, उर्मिला जी को मैंने छोटा बहन कह के संबोधित किया था एक बार, वो मेरे दिमाग में आज भी है और कल भी रहेगा। मुझे खुशी इस बात की हुई कि कांग्रेस को उन्होंने बहुत जल्दी छोड़ दिया। मुझे खुशी इस बात की हुई कि एक निर्णय उन्होंने गलती से कर दिया था, उसको उन्होंने बहुत जल्दी सुधार लिया। इस बात की मुझे जरूर खुशी है। अब वो शिवसेना में काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस गलत है, ये उनको पता चलते ही वो शिवसेना में गई है। और ये मेरा विश्वास है कि उर्मिला मातोंडकर उद्धव जी को समझाएगी कि ये छोड़ो, ये शिवसेना, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी को ये खत्म कर देंगे, इतनी अच्छी पार्टी को। और उनको अगर समझ में आता है तो वो उनका लुकआउट है, उसमें हमको बहुत कुछ लेना देना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि महाराष्ट्र आगे बढ़े, महाराष्ट्र में समृद्धि आए। महाराष्ट्र के लोग, जब देश के लोग सुखी हो रहे हैं, तो जिस महाराष्ट्र में मैं हूँ, जिस महाराष्ट्र ने मुझे बड़ा बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र आगे बढ़े। अभी उद्धव जी कांग्रेस और राष्ट्रवादी को लेकर जिन्होंने पूरा देश का बंटा बोल कर दिया आजादी के 70 साल में, वो क्या होगा वो मुझे समझ में नहीं आता है। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि 10 एकड़ जमीन में करोड़ों रुपए का खेती करके फायदा कैसा होता है, जो एक कैसेट में अभी देखा, ये चिदम्बरम साहब बालकनी में फ्लावर लगाकर 7 करोड़ रुपया कमाते हैं। हमारी सुले बहन 10 एकड़ खेती में करोड़ों रुपए का मुनाफा करती है। कम से कम ये एक फॉर्मूला भी अगर ये लोग महाराष्ट्र के लोगों को देते हैं तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा काम इनके साथ में जाकर हुआ है, आगे होगा। जी, तब एक चीज आपने अभी बहुत अच्छा, मुंबई से आप सांसद हैं, मुंबई की हमेशा उन्नति चाहते रहे हैं, मुंबई के लिए हमेशा सोचते रहे हैं। महाराष्ट्र की चिंता है कि काफी महाराष्ट्र में जो उलटफेर हो रहा है वो जल्दी से
आपके प्रतिद्वंदी के मार्फत कम से कम विरोध शिवसेना को एक समझ आए उनको क्या करना, ऐसा आप संदेश देना चाहते हैं। फिल्म सिटी आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश से, वो एक बड़े स्तर पर नोएडा में फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं, जिसका यहाँ पर काफी तरीके से कमेंट किया गया कि फिल्म सिटी कोई बाहर ले जाकर के दिखाए। दोनों मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी? ये सब लोगों का दिमाग खराब करने वाली बात है। कोई फिल्म सिटी को कोई कहीं ले जाता नहीं है जी। लेकिन उसके साथ साथ में हर राज्य में लोगों को, क्योंकि आज यूपी भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत तेजी से आगे जा रहा है। यूपी की लोक संख्या कितना है ये हम सब जानते हैं, और हर व्यक्ति को अपने राज्य में इस प्रकार की सुविधा को उपलब्ध करना, डेवलपमेंट करना, ये सब अपने अधिकार की बात है। तो मैं तो चाहूंगा कि मुंबई का जो हमारा फिल्म सिटी है वो पहले से अच्छा बनाए, ऐसे और 2-4 फिल्म सिटी बनाए, ताकि अन्य राज्य के लोग यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। आप कंपटीशन करिए ना, आप क्यों नहीं, इतने सारे जगह पड़े हैं, वहां पर आप और एक फिल्म सिटी बनाओ, और एक फिल्म सिटी आप बनाइए। आपको किसने रोका है? जी, क्योंकि आज ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हुई है। आज टीवी का इंडस्ट्री कितना बड़ा हो गया है, लोगों को शूटिंग करने के लिए जगह चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब जो बातें हैं, आपको करना कुछ नहीं है, और कोई करता है तो लोगों को कैसा, उसको दिमाग लोगों का खराब करने का, ये आप करते हो। तो कोई फिल्म सिटी मुंबई से बाहर नहीं जाएगा। जिस दिन भी ऐसी नौबत आएगी तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे पहले रास्ते पर उतरेंगे। मैं कहता हूँ ये फिल्म सिटी जैसा है वैसा ही रहेगा। ये फिल्म सिटी को और बड़ा बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के और 2 फिल्म सिटी मुंबई और अगल बगल में हम लोगों ने निर्माण करना चाहिए। आने दो, सारे देश विदेश के लोगों को आने दो शूटिंग करने के लिए। टूरिज्म को जितना आप आगे बढ़ाओगे उतना आपको रेवेन्यू मिलेगा, पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा लोगों को। जी 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 जी। अच्छा साहब, मुंबई में आपने पिछले दिनों आपने फेसबुक के जरिए एक मैसेज दिया था कि फूल सब्जी मार्केट, फ्रूट मार्केट पे नया कानून केंद्र द्वारा पारित होने के बावजूद भी कुछ उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के मार्फत उस मैसेज को, उस चीजों को एक बार फिर से मैं लोगों को सुनाना चाहता हूं, जागरूक करना है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा, आपने इस मुद्दे को टच किया, और मेरी भावना आपके चैनल से जुड़े हुए लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। देखिए, दुख की बात है, दुख की नहीं, साथ साथ में मैं इस शब्द का उपयोग करूंगा, शर्म की बात है हम सब राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को। देश के प्रधानमंत्री ने कायदे में बदलाव किया, स्वामीनाथन समिति का सारा अहवाल को स्वीकार लिया, किसानों को ज्यादा पैसा मिले, किसानों ने जो सब्जी, फल, फ्रूट जो पैदा करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर तुरंत पहुंचे, इसकी व्यवस्था करने के लिए 2017 में देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार ने कायदे में बदलाव किया। कायदे में ये बदलाव किया और कहा कि एक बार, उन दिनों में तो एपीएमसी मार्केट चल रहा था, अभी ये मोदी जी ने नया कानून बनाया तो अभी एपीएमसी मार्केट में आपको जाने की आवश्यकता नहीं। तो उन दिनों में अगर एक बार आपने एपीएमसी मार्केट में पैसा भर दिया तो फिर आपको कहीं पर भी कोई भी पैसा भरने की आवश्यकता नहीं है। आप जो चीज बेचेंगे उसमें आपको कोई रुकावट नहीं लाएगा। इस प्रकार का व्यवस्था कानून में है। आपकी जानकारी के लिए, हमारे मुंबई महानगर पालिका जो देश की इतनी बड़ी महानगर पालिका है, वो महानगर पालिका ने आज की तारीख तक पर्याप्त मार्केट खड़ा नहीं किया। मार्केट की बात मैं कर रहा हूँ, बोरीवली में एक मार्केट है वेस्ट में, और एक मार्केट छोटा ईस्ट में है, जो एक वार्ड के लोगों को भी पूरा नहीं पड़ेगा, इस प्रकार का मार्केट है। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं आता हूँ। बहुत सारे प्लॉट पड़े हैं जहां पर एनक्रोचमेंट हो गया, झोपड़पट्टी बन गई मार्केट रिजर्वेशन के प्लॉट में। अब बोरीवली ईस्ट में तमन नाम का एक व्यक्ति है, उसका अपना खुद का प्लॉट है और वो मार्केट के लिए रिजर्वेशन है, उसमें वो फ्रूट बेचने वाले लोगों को बिठाता है। वहां पर बड़े पैमाने पे लोग बैठते हैं वहां पर और वो फ्रूट बेचते हैं। फिर छोटे छोटे लोग जो आते हैं वो उनके पास से फ्रूट लेके जाकर सब एरिया में बेचने का काम करते हैं। अब किसी एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने कंप्लेंट कर दिया, महानगर पालिका के लोगों ने उसको नोटिस मारा और 2 महीने का बाद में सारा प्रोसेस करने के बाद में उसने जो बरसात से बचने के लिए प्लास्टिक डाला था वो सब तोड़कर चले गए। तो मैं तो एकदम हैरान परेशान हो गया और मैंने उसका आंदोलन शुरू किया। असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर भाग्यश्री कपासे एक लेडी ऑफिसर है, कम से कम एक लेडी ऑफिसर को मार्केट महिलाओं के समस्या के बारे में उसको जान होनी चाहिए। उसने प्रपोजल भेजा शंकरवार के पास,
जो हमारे डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर है, उसने भेजा एडिशनल कमिश्नर के पास, और वहां से वो प्रपोजल वापस ये लिख कर आता है कि आप आठवड़े बाजार, मतलब हफ्ते में एक दिन बाजार भरिए वहां पर, और वो भी दोपहर को 1 से 4 बजे तक। लिखकर मुझे भेजा उन्होंने, 1 से 4 बजे तक आपने बाजार करने का उनके जगह पर, और वो भी ओपन टू स्काई लिखा है उन्होंने, ओपन टू स्काई। बिल्कुल 8 दिन में 1 दिन बाजार करने का। ये सब फुटपाथ पे बैठ के सारे लोग बैठते हैं, इनको डंडा मारते हैं, पुलिस वाले भी मारते हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी भी मारती है, और सारे बुद्धिमान लोग भी बात करते हैं, रोड पे बैठते हैं। अरे साहब, मार्केट ही नहीं बनाया तो लोग कहाँ बैठेंगे? ये बिकने वाला चीज है, ये लोगों को चाहिए। और ऐसे समय पर व्यवस्था करने का छोड़कर या हैरान परेशान करने का काम कर रहे हैं। अब 1 महीने के ऊपर हो गया है, अभी तक ये कुछ कर नहीं रहे, अभी तक ये कुछ नहीं कर रहे। मैं हैरान हूं। मेरे जैसा एक 28-29 साल, मैं मेरी बात को सुनिए, 29 साल मैं अपनी मन की बात करने वाला हूँ, कोई पॉलिटिक्स नहीं करने वाला हूँ। 29 साल मैं इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ। मैंने आंदोलन छेड़ा, कोई नगर सेवक को जरा भी उसका फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर नगर सेवक होता था, मैंने चेंबूर का अपना यहाँ पर चुनाव भट्टी का 1 किरण दिया था, मैंने स्टैंडिंग कमेटी बंद की, मुंबई महानगर पालिका बंद किया। और मैं उन दिनों को शिवसेना के मेयर और सारे शिवसेना के नगर सेवकों को अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे समर्थन किया। नहीं तो गोपाल सिटी क्या है, उन दिनों में तो हमारे बहुत कम नगर सेवक थे। आज के जितना 82 होता तो मैं और कुछ कर डालता था, लेकिन मुझे सपोर्ट किया उन्होंने, मुद्दा सही है करके। और आज जब इतना बड़ा मुद्दा को लेकर मैं लड़ रहा हूं, कोई नगर सेवक को ऐसा लगता नहीं कि वो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में जाकर घुस जाए, उसके बाद जवाब मांगे। वो डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर को अपनी जगह से उठाकर यहाँ पर लाकर बताए, वो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जाकर मिले। नॉन स्टॉप ये सारा काम करना चाहिए, लेकिन किसी का भी जो दिल में जो कलेजा होता है वो गरीबों के लिए, वो हलचल उसमें नहीं हो रही है। लेकिन मैं मुंबई शहर के नगरजनों को बताना चाहता हूं, मैं इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ बोरीवली नहीं, तो सारे मुंबई शहर में प्राइवेट जगह पे अगर किसी को टेम्पररी मार्केट चालू करना है तो उनको परमिशन मिले, इस प्रकार की मैं व्यवस्था कर रहा हूं। मैं आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप 15 दिन महीने में मुझसे बार-बार पूछिए। मैं आपको कह रहा हूं, म्युनिसिपल कमिश्नर, मैं लास्ट इकबाल सिंह चहल साहब के पास जाऊंगा। मेरी आवाज अगर उन तक पहुंचाते हो तो मैं उनसे, मेरा निवेदन रहेगा कि मुझे म्युनिसिपल ऑफिस में आने मत दीजिए आप, मैं वहां पर पहुंचूं, उसके पहले मुझे परमिशन मिले। इस प्रकार की आप व्यवस्था करें। क्या मजाक कर रहे हो आप लोगों के जीवन के साथ में? महानगर पालिका का अंडर सेक्शन 61 ये कहता है कि जीवन आवश्यक वस्तुएं है, वो सारा पूरा करने का काम मुंबई महानगर पालिका का है जी। और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। आपके पास पैसे है तो आप पैसे गलत ढंग पे सब वापर रहे हो, मार्केट आप बना नहीं रहे हो साहब। रास्ते पे बैठकर बिल्डिंग के सोसाइटी के सामने लोग मच्छी बेच रहे हैं। वो कोलन बेचारी बहन हमारी होती है, वो एक बाल्टी में पानी रखती है, वो पानी निकालती है, मच्छी पे डालती है, तो वो ताजा उसको रखने का प्रयास करती है। क्या है, हम टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं। एक दिन में 100 उपग्रह को आसमान में भेजने का काम ये भारत देश ने किया है। और हमारे कोली समाज की बहनें हैं, वो धूप में बैठकर वो मच्छी सूख ना जाए इसलिए बाल्टी में से पानी निकाल कर उसको डालकर ये कर। कहाँ गए हमारे हेल्थ के ऑफिसर? मैंने उनको पूछा, बिल्कुल क्या कर रहा है हमारा हेल्थ ऑफिसर? सबसे महानगर पालिका, एशिया की सबसे बड़ी महानगर मुंबई, सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका, क्या ये मुंबई महानगर पालिका है? आपने लोगों को छोटे छोटे बॉक्स आइस का देना चाहिए, आपने कोल्ड स्टोरेज छोटा छोटा बनाकर लोगों को देना चाहिए। कहीं पर भी छोटा जगह मिले वहां पर रखो, कोई दुकान में रखो, वहां पर आप मच्छी बेचो, ताजा लोगों को मिले। इस प्रकार की व्यवस्था हमने करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो जी? ये जो ब्लू क्रांति है, जो हरित क्रांति जो खेती में उगता है उसको कहते हैं हम, वैसे मच्छी जो है ये हम पानी का खेती किसान हमारे मछुआरे बेचारे करते हैं। रेवेन्यू जनरेट होता है इसमें से, कितने लोगों को रोजगार मिलता है इसका, कितने लोगों के घर में ये अनाज के तौर पे उसका उपयोग होता है। ये आईएएस ऑफिसरों को कौन समझाएगा? और ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग लोगों का वोट लेकर चुनकर आते हैं। क्या इन सारे लोगों के काम नहीं है व्यवस्था करने का? बिल्कुल बिल्कुल। मैं साहब एक दक्षिण भारतीय प्राणी हूं, इसलिए मैं अपने आप को रोक कर बात करता हूं। अगर मैं मराठी होता तो मेरी आवाज और तीखी होती, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस शहर को चलाने वाले लोग मेरी आवाज और मेरी भावनाओं को समझे।
नहीं तो मैं अंतिम दाव खेलने वाला हूँ। मैं बड़ा हो जाऊंगा। इन सारे मुद्दों को लेकर मैंने जितने भी मुद्दे लिए, पहले माले का मुद्दा है, जिन्होंने फ्लैट लिया उसका ट्रांसफर का मुद्दा है, ये मार्केट का मुद्दा है, इसको लेकर मैं रास्ते पे उतरता हूं तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन ये सारे लोगों का चेहरे के ऊपर का नकाब निकल जाएगा। मैं वो चाहता नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा बनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं वो करूंगा, मैं करूंगा। जी जी, गरीबों के हित के लिए सड़क पर उतरने की एक बहुत बड़ी घोषणा, सीधे मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर से टकराने की घोषणा। अगर वो सुन सके, अगर इसको रोकना है तो वह सही तरीके से निर्णय ले। रोजी रोजगार किसी का छीनने का हक नहीं है, बल्कि रोजी रोजगार को बढ़ावा देना यह महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल शेट्टी साहब, आपको नमस्कार। जनता के हित के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और जनता इसीलिए आपको जननायक और जन नेता मानती है। एक छोटा सा विराम, जल्दी वापस लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।